Hello students, I am Joginder Singh Shekhawat. Welcome you all on this channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास सीरीज जो आपकी कन्वेंशनल पेपर के लिए एसएससी जेईई मेंस के लिए चलाई जा रही है। माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इस सीरीज में हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के कोई 2 बेस्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन के 2 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके कन्वेंशनल पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट आपने जो मेजरमेंट की सीरीज में जो क्वेश्चन किया था उसमें से एक आपको एज ए आपके टास्क, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था, जिसमें जो हमें बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर मिला है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उस मेजरमेंट के क्वेश्चन को हम स्क्रीन पे शो करेंगे, आप वहां से मैच कर सकते हैं उसे। इसमें आप में से ही किसी ने इसे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। इसी तरह से आज के इस वीडियो में भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के हम 3 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं मैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे बेस्ट, और तीसरा वो जो कि आपको वापस से खुद के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से उसे अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप उसे शेयर करें, ताकि जो उनमें बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में उसे दिखाया जाएगा। इसी बहाने से आपकी प्रैक्टिस पे आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन बेहतरीन आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इसमें आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट आपको एज ए टास्क दिया गया था, एक क्वेश्चन मेजरिंग apparatus से। देखिए, सबसे पहले अपन उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इसमें आपको ये मेजरमेंट का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है वो 0.41 वोल्ट है, जिसका आंसर आप देख पा रहे हैं। तो इस आंसर को हम कह सकते हैं, इस आंसर को क्या वेरीफाई करें और चेक करें लास्ट वीडियो में आपने क्या करेक्ट किया था या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, मशीन के 2 बेहतरीन क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूं कन्वेंशनल जो पूछे जा सकते हैं, उनमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके इंडक्शन मोटर से। इंडक्शन मोटर का ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। For a 400 volt 3-phase star connected induction motor, stator and rotor impedance referred to stator side is 0.04 plus j 0.2 ohm and 0.06 plus j 0.3 ohm respectively. For maximum power delivered condition, find slip and maximum output power for motor. आपको यहाँ पर इसने मार्क किया है, किस पर? इसने आपको मार्क किया है इस बात पर कि आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कंडीशन के बिहाफ पर, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कंडीशन के बिहाफ पर हमें कैलकुलेट करना है कि मोटर जो है उसका रेस्पेक्टिव स्लिप कितना होगा और वो कितना मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट के तौर पर डेवलप कर रहा है। इस चीज़ को अपने को कैलकुलेट करना है इस इंडक्शन मोटर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 10 to 15 और अगर कहें तो 10 मार्क्स के बिहाफ पे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किस तरह से हम इसे करेंगे अटेम्प्ट, देखते हैं। सबसे पहले दिस क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमें गिवन पैरामीटर्स, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लें। तो आपको जो गिवन है इस इंडक्शन मोटर के लिए, उन पैरामीटर्स की अगर बात करें तो हमें एक तो वोल्टेज दे रखा है इसने कि कितना टर्मिनल वोल्टेज है, दिस इज 400 वोल्ट। तो आप कह सकते हैं अप्लाइड जो स्टेटर साइड पर वोल्टेज है, दिस इज V इज 400 वोल्ट, आप कह सकते हैं। बाकी रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स में अपने पास स्टेटर साइड को, स्टेटर साइड के बिहाफ पर कनेक्शन भी बता रखे हैं, यानी जो आपका स्टेटर है, आपका जो स्टेटर है वो बेसिकली स्टार कनेक्टेड है, स्टेटर स्टार कनेक्टेड। उसका बेनिफिट क्या, इसके बिहाफ पे क्या लिख सकता हूं मैं कि भाई इसका फेज वोल्टेज जो होगा वो हमेशा उसके लाइन वोल्टेज के रेस्पेक्टिव V/√3 के टर्म से लिखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसको अपन आगे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा अपने को दे रखा है दैट इज रेफर्ड इम्पिडेंस, आपको दे रखा है दैट इज रेफर्ड इम्पिडेंस टू स्टेटर साइड, टू स्टेटर साइड। तो स्टेटर साइड को रेफर्ड इंपीडेंस की अगर बात करूं तो स्टेटर तो वहां पहले से ही है, तो आपने कहा स्टेटर के लिए तो कुछ अलग से लिखेंगे नहीं। स्टेटर की इंपीडेंस को तो अपन मार्क कर सकते हैं, दैट इज R1 प्लस jX1, दिस इज R1 प्लस jX1। इसकी वैल्यू अपने पास कितना है, 0.04 प्लस j 0.2 ओम, ये अपने पास गिवन है। और अगर मैं कहूं रोटर के लिए, कि भाई रोटर के लिए अपने को रेफर जरूर कर रखा है, तो रोटर की इंपीडेंस की बात करूं तो रेफर्ड अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज R2 डैश प्लस j टाइम्स ऑफ X2, ये अपने को गिवन है, दैट इज 0.06 प्लस j 0.3 ओम। ये आपको दोनों इंपीडेंसेस बता दी। सो नाउ अब यहां से आगे जब वो पूछता है, यहां से आगे वो पूछता है कि आपका स्टेटर
रोटर का रेफर्ड इंपेडेंस बता रखा, तो ये क्या है कि मैक्सिमम पावर डेवलप करे मशीन, मैक्सिमम पावर डेवलप करे उस समय पर उसका स्लिप कितना है कॉरस्पॉन्डिंग, और आपसे पावर की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो दोनों ही चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एनालिसिस के तौर पे कहेंगे क्यों ना हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट को ट्रेस आउट कर लें, ताकि उस बिहाफ पर अपन उनके सीधे फॉर्मुलेशन पर बात कर सकें। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर जाऊं, अगर मैं सबसे पहले कहूं इन गिवन पैरामीटर पर हमें जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि इंडक्शन मोटर जो है अपने पास, आप कहेंगे इस 3 फेज इंडक्शन मोटर का, अगर इस 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट अगर यहाँ पे बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा। अगर अपन यहाँ पे बनाए तो एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए तो यहाँ पर एक स्टेटर वोल्टेज होगा दैट इज V, इस V से हम कुछ करंट ड्रॉ करते हैं। रेफर्ड इंपेडेंस के बिहाफ पे अगर मैं इन दोनों को कंबाइंडली लिख दूं तो अपने पास एक रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे, दिस इज R01, इसके बाद एक रिएक्टेंस से अपन रेफर करते हैं, दिस इज X01, यानी कि टोटल इंपेडेंस हो गया रेफर टू स्टेटर साइड। यहाँ पर अपने पास एक मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो इसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज बीइंग RL डैश, और इस RL डैश की वैल्यू क्या लिखते थे, RL डैश इक्वल्स टू R2 डैश 1/s-1, ये आपका मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें इस सोर्स से, हम कह सकते हैं हमें इस सप्लाई या सोर्स से इस शाफ्ट लोड पर मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करना है। इस कंडीशन को कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना पावर डेवलप करेगा और मशीन कितने स्लिप पर चल रहा होगा। इन दो बातों को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सीधे सीधे इसके अप्रोक्सीमेशन जो रिजल्ट्स हैं उनको फॉलोअप करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर पावर डेवलप करता है मैक्सिमम तो उस पावर की वैल्यू क्या है PL मैक्स, और दूसरा इस समय पर रनिंग कंडीशन पे स्लिप कितना है। उससे पहले हमें R1 और X1 निकालने हैं जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज हैं। तो आप यहाँ से आगे शिफ्ट करते हुए लिखते हैं कि क्यों ना हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो आपने कहा सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है कि भाई टोटल, आप कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर साइड। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, इसे नाम दिया अपन ने दैट इज R01, ये बराबर है किसके, ये किसके बराबर होगा, दैट इज R1 प्लस R2 डैश। जरा देखिए R1 और R2 डैश की वैल्यू क्या दे रखी है, R1 है 0.04 प्लस J 0.04 प्लस 0.06, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गया, दिस इज बेसिकली 0.1 ओम। और अगर मैं इसी तरह से कहूँ एंड अगर इसी तरह से कहें कि टोटल लीकेज रिएक्टेंस जो है, टोटल लीकेज रिएक्टेंस जो होगा दैट इज रेफर्ड टू स्टेटर साइड। तो स्टेटर साइड अगर रेफर करके उस रिएक्टेंस की बात करें दैट इज X01, ये बराबर होगा X1 प्लस X2 डैश। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए तो ये कितना दे रखा है, दैट इज X1 प्लस X2 हो गया अपने पास 0.2 प्लस 0.3, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 0.5 ओम। ये दो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आते हैं 0.1 ओम एंड 0.5 ओम। अगर ये दोनों पता हो तो हम फाइनल लिख सकते हैं। सो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर लिखें दिस इज Z01 इक्वल्स टू रूट अंडर, आपके पास हो गया R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर, इट मीन्स रूट अंडर R01 की वैल्यू अपने पास कितना है, दिस इज 0.1 का स्क्वायर प्लस X1 का वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर। इन दोनों के समेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाता है, दिस इज 0.509 ओम। सो 0.51 अपन कह सकते हैं, या फिर Z01 की वैल्यू ये हो गया। सो Z आपके पास इक्विवेलेंट इंपेडेंस आने के बाद अब हम कह सकते हैं कि भी स्लिप कब मिलता है। नॉर्मली इस इक्विवेलेंट सर्किट से अगर अपन देखें, इस इक्विवेलेंट सर्किट से देखें तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंडली ऐड करूं, ये दोनों कंबाइंडली अगर ऐड करें तो ये एक तरह से Z01 है। तो एक तरह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार किसी सोर्स से किसी लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड तब होता है जब सोर्स और लोड की इंपेडेंस मैच कर जाए। बस यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है। जिस स्लिप को अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो स्लिप कब होगा, आप कहीं जब सोर्स इंपेडेंस और लोड इंपेडेंस Z1 और RL डैश इक्वल हो जाए। हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं जो इसका क्वेश्चन है कि भाई कब होगा, जब ये मैचिंग सिचुएशन आ जाए। तो आपको अब जब पहला पॉइंट उसने पूछा है, जो इसने आपसे फर्स्ट पॉइंट पूछा है उसको डिस्कस करें सीधे
कि भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन पर हम बोलेंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर उसने बोला है कि भाई एट मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, एट मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कंडीशन, सबसे पहली चीज जो उसने बोली है वो है कि स्लिप क्या होगा। तो स्लिप निकाला जाएगा उस कंडीशन पर जब आपके पास फॉर्मूला हो दैट इज S इक्वल टू R2 डैश अपॉन R2 डैश प्लस Z01। यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करते हैं जो आपने कैलकुलेट किया अभी। R2 डैश कितना दे रखा है दैट इज 0.06 अपॉन 0.06 प्लस Z01 आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 0.509। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है अपने पास, दिस इज 0.107। स्लिप की वैल्यू 0.107 आना, सो वी कैन से स्लिप जो है वो कितना हो जाएगा, स्लिप इज 10.7%। आप कहेंगे स्लिप इज 10.7% एट मैक्सिमम पावर कंडीशन। ये अपने पास पहला आंसर आ चुका है जो उसने पूछा कि भाई स्लिप कितना होगा, तो आपने कहा स्लिप जो है वो मशीन का 10.7% हो गया। सेकंड एस्पेक्ट जो उसने कहा है उसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या पूछा है इसने। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि आप ये बताइए किस पर्टिकुलर सिचुएशन पर यानी इस कंडीशन पर आपका मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट में दैट इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर डेवलप्ड जो है उसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं इस कंडीशन को यूटिलाइज कर लूँ, यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि इस फॉलोअप अगर अपन कहें तो कहाँ से आया होगा, मैक्सिमम पावर की कंडीशन में सिचुएशन पे क्या फार्मूला हुआ होगा, दैट इज RL डैश इक्वल टू Z01। इसी को ही सॉल्व करने पर सीधा आपके पास स्लिप का ये फॉर्मूला आता है। अब मैक्सिमम पावर की वैल्यू पूछे तो दैट मैक्सिमम पावर मस्ट बी इक्वल टू दैट इज P मैक्स। इस P मैक्स की वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Z01 प्लस R01। ये सिंपल फॉर्मूला अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस P मैक्सिमम के लिए। अब यहाँ पर V, ये सारे पैरामीटर जो भी लिखे हैं, ऑल पैरामीटर्स आर, यहाँ पर आप कह सकते हैं जितने भी पैरामीटर लिखे हैं सब फेज वैल्यूज हैं। अगर इन पैरामीटर्स की बात करूं तो ये सब आपकी फेज वैल्यूज हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट ऑल पैरामीटर्स आर पर फेज, ये सब पर फेज पैरामीटर्स हैं। सो V आपको लाइन वोल्टेज दिया था क्वेश्चन में V आपको क्या दिया था, देखिए लाइन वोल्टेज दिया था 400 वोल्ट। तो आपने कहा था फेज में कितना लिखेंगे, दिस इज 400/√3। सो नाउ अब अपन इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा P मैक्स का वैल्यू देखिएगा। सो आप कहेंगे नाउ P मैक्स की वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ V1। 3 टाइम्स ऑफ V1 में कितना हो गया, दिस इज 400/√3, क्योंकि स्टार कनेक्शन में तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आपके पास है दैट इज Z01 प्लस R01। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। Z01 कितना निकाला अभी आपने, दिस इज 0.509 प्लस आप कह सकते हैं R01 की वैल्यू कितनी है अपने पास, दिस इज 0.1। अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास निकल के आता है इट इज इक्वल टू 133.33 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। सो आप कह सकते हैं, सो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट मैक्सिमम पावर developed at this condition is 133 किलोवाट। ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से अपने पास इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसका हम जवाब दे सकते हैं। इस प्रश्न में सीधे इसने बात की थी किसकी, कि आप कैलकुलेट करके बताइए हमें कि भाई आपके इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए आपका स्लिप कितना होगा और मैक्सिमम आउटपुट पावर कितना होगा। इन दोनों को अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो था अपना पहला प्रश्न। नाउ सेकंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके एक शंट मोटर से। ए 4 पोल 250 वोल्ट वेव कनेक्टेड शंट मोटर गिव्स 10 किलोवाट व्हेन रनिंग एट 1000 आरपीएम
and drawing armature and field current of 60 ampere and 1 ampere respectively. It has 560 conductors. Its armature resistance is 0.02 ohm, assuming a drop 1 volt per brush. ठीक है, ब्रश ड्रॉप भी दे रखे हैं आपको. आपसे कहता है कि डिटरमाइन कैलकुलेट करिए दैट इज टोटल टॉर्क, और फिर कह रहा है यूजफुल टॉर्क. तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको हिंट कर दूं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. जब टोटल टॉर्क और यूजफुल टॉर्क की बात करें तो टोटल टॉर्क कहां बनता है मशीन में, हम कह सकते हैं टोटल टॉर्क कहां फ्रेम करता है, आर्मेचर में डेवलप्ड पावर के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क जनरेट करता है. तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जहां पर भी इसने टोटल टॉर्क की बात करी है, वो टोटल टॉर्क बेसिकली आप कहेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको, ये आपके आर्मेचर टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे लिखना चाहिए, आपको यहां पे समझ जाना चाहिए दोनों ऑप्शन के बिहाफ पे कि टोटल टॉर्क आर्मेचर टॉर्क की बात कर रहा है. और जब बात की गई यूजफुल टॉर्क की, यूजफुल टॉर्क कौन सा टॉर्क होगा, आप कह सकते हैं ये एक तरह से अपने पास कौन सा होगा, दैट इज शाफ्ट टॉर्क होगा, जो शाफ्ट पर आपके पास अवेलेबल होता है. डन. तो टोटल टॉर्क, यूजफुल फ्लक्स पर पोल, रोटेशनल लॉसेज और इफिशिएंसी, ये पैरामीटर्स आपको निकाले गए. ऐसा क्वेश्चन एसएससी काफी पूछता है, किसी भी मोटर डीसी हो या फिर इंडक्शन हो, सिंक्रोनस कहीं से रिलेट करके सीधा सीधा आपके सिंपल क्वेश्चन जिसमें कुछ चीजें आपको कैलकुलेटिव पूछी जाए. तो लगभग आपको डेटा यहाँ पे दे रखे हैं. एक शंट मोटर के लिए आपके बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, उनके ऊपर क्वेश्चन है, करते हैं इसको. मशीन में जो डेवलप्ड टोटल टॉर्क की बात करें, सबसे पहले टॉर्क से अगर बात करें तो टोटल टॉर्क जो मशीन में डेवलप कर रहा है वो कहां से जनरेट करता है, आप कहेंगे आर्मेचर में जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर है. तो सबसे पहले हम उस पावर के पीछे जाएं कि वो पावर कितना होगा, उससे फिर अपन टॉर्क और स्पीड को रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि भाई गिवन पैरामीटर्स क्या हैं, देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, ये आपको गिवन पैरामीटर्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ पोल आपको दे रखे हैं, दैट इज 4. इसके बाद आपको सप्लाई वोल्टेज भी दे रखा है, V कितना है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट गिवन है आपको वोल्टेजेस. देन टाइप ऑफ वाइंडिंग आपको बता रखा है, दैट इज वेव वाइंडिंग जो है वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं. वेव वाइंडिंग होने पर क्या होगा, पैरेलल पाथ्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे अगर पुट करेंगे. आपको आउटपुट पावर दे रखा है लोड पर, एक तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखें तो इसने लिखा है कि भाई मोटर गिव्स 10 किलोवाट व्हेन रनिंग एट 1000 आरपीएम. सो 10 किलोवाट आपको एक तरह से आप कह सकते हैं आपको आउटपुट और वो भी कौन सा, शाफ्ट पावर की बात कर सकता हूँ. आउटपुट है तो कितना दे रखा है, दैट इज PL आप बोलेंगे, या फिर इसको आप P शाफ्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P शाफ्ट या PL. ये कितना है 10 kW, 10,000 वाट गिवन है. फर्दर अगर बात करें तो मोटर की रोटेशनल स्पीड आपको दे रखा है, किस मशीन रोटेशनल स्पीड N = 1000 आरपीएम, ये आपके पास गिवन है. देन आपको कुछ करंट्स बता रखे हैं कि 1000 आरपीएम पे जब रन करता है तो आर्मेचर करंट IA ड्रॉ करती है मोटर, दैट इज 60 एम्पियर. और शंट मोटर है, मोटर जो है वो कौन सी है, आप कहेंगे आपको गिवन है, दैट इज DC शंट मोटर है. ये सब बेसिक पैरामीटर किसके रिगार्डिंग है, आप कहेंगे जस्ट अ मिनट, ये अपने पास एक डीसी और शंट मोटर के बारे में आपको डेटा गिवन है, 60 एम्पियर है. देन फर्दर शंट फील्ड करंट ISH भी गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर. फर्दर आपको बोल रखा है वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू RA की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.02 ओम. और दूसरा डेटा अपने पास है, दैट इज ब्रश ड्रॉप आपको दे रखा है. ब्रश ड्रॉप जो है उनकी वैल्यू है 1 वोल्ट पर ब्रश. तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे वाइंडिंग मेंशन है, 2 ही है पैरेलल पाथ, तो ब्रश ड्रॉप कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं. सो टोटल अगर ड्रॉप की बात करूँ, ब्रश ड्रॉप को अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ किससे, अगर मैं ब्रश ड्रॉप को मेंशन कर दूँ किससे, VB से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं ब्रश ड्रॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB लिख सकते हैं इसे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 2 वोल्ट. 2 वोल्ट के आपके पास में ब्रश के ड्रॉप्स हैं. ये भी आपको डेटा दे रखा है. डन. सो नाउ अब यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि शंट मोटर के बिहाफ पर, शंट मोटर के लिए अगर आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट पता है तो शंट मोटर के डायग्राम से अपन ये समझ सकते हैं कि हमें एक पैरामीटर और गिवन है. ये शंट मोटर का आर्मेचर सर्किट है जिसके साथ शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, और यहाँ पे मोटर आपके आर्मेचर सर्किट में इनपुट वोल्टेज V से कनेक्टेड है. दिस इज सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज से अगर करंट ड्रॉ करता है दैट इज IL,
यहाँ पे करंट है IA, यहाँ पे करंट है ISH, वाइंडिंग रेजिस्टेंस RA, शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH और मशीन का डेवलप्ड बैक EMF है EB। तो एक तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें IL जो है लाइन करंट वो गिवन हुआ है कि नहीं। IL किसके बराबर होगा, आप कह सकते हैं IA प्लस ISH के बराबर होगा, जिसे हम बोल सकते हैं दोनों की वैल्यू पता है, दैट इज 60 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। सो 61 एम्पियर अपने पास एक तरह से IL की वैल्यू भी पता है। ये सारे गिवन पैरामीटर्स हमें हैं। नाउ इन सब गिवन पैरामीटर्स के बाद हम बात करें अगर कैलकुलेटिव, तो सबसे पहली चीज जो उसने पूछी है फर्स्ट पॉइंट पे, पहला पॉइंट जो आपसे पूछा गया दैट इज ए टोटल टॉर्क। आपसे पूछा गया फर्स्ट पैरामीटर दैट इज ए, ये क्या है भाई, टोटल, आप कह सकते हैं टॉर्क। टोटल टॉर्क जो है उसकी वैल्यू अगर मैं कहूँ, ये आपका टोटल टॉर्क एक तरह से आप बोलेंगे इट इज आर्मेचर टॉर्क। एक तरह का आर्मेचर टॉर्क है, और आर्मेचर टॉर्क इट इज आर्मेचर टॉर्क which depends on developed power at armature। इसका मतलब आप कहेंगे ये टॉर्क एक तरह से जो है, आप एक तरह से टोटल टॉर्क को कह सकते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, TA ही कैलकुलेट करना है, आर्मेचर टॉर्क। सो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, आप जानते हैं आर्मेचर टॉर्क अगर लिखना है, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क बराबर होता है डेवलप्ड पावर की सिनेरियो में। अगर मैं कहूँ टॉर्क को अगर हम रिलेट करें पावर के साथ, तो टॉर्क पावर के साथ रिलेट कैसे किया जाता है, आप कहेंगे डेवलप्ड मैकेनिक। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी डेवलप्ड पावर की। डेवलप्ड पावर जो होता है एट आर्मेचर, डेवलप्ड पावर एट आर्मेचर की वैल्यू किसके बराबर होती है, दिस इज PA को मैं लिख सकता हूँ EB इंटू IA, और यही पावर वापस मैं कह सकता हूँ किसके बराबर होगी, दिस इज TA टॉर्क इनटू रोटेशनल स्पीड यानी कि ओमेगा। और इस ओमेगा को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं किससे, दैट इज TA इंटू 2πN/60। डन। तो हमें पहले PA निकालना पड़ेगा, उसके बाद टॉर्क अपने आप आ जाएगा। सो नाउ सबसे पहले अपन कहते हैं बैक EMF। आप कहेंगे सबसे पहले बैक EMF की वैल्यू कैलकुलेट करो। बैक EMF यानी कि EB ये बराबर होगा V माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप से। V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, V दे रखा है 250 माइनस IA कितना है अपने पास, IA की वैल्यू है 60 इंटू रेजिस्टेंस है 0.02 माइनस ब्रश ड्रॉप कितना है 2। तो यहाँ से कितना हो गया ये, अगर कैलकुलेट करें तो 12 और 2 14, तो आपके पास EB यहाँ से आ जाता है दैट इज 236 वोल्ट। ये तो आ गया बैक EMF। अब बैक EMF आने के बाद आप क्या कह सकते हैं, PM की बात कर सकते हैं। EB इंटू I अगर ये सब पता है तो इस इक्वेशन में, नाउ इसे मैंने अगर इक्वेशन 1 बोला है तो आप कहेंगे इन इक्वेशन 1, आप कहेंगे इन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम उसमें पुट कर दें, क्या था PM, आपने कहा PA था वो, दैट इज EB इंटू IA इक्वल्स टू TA इंटू 2πN/60। बस यहाँ से टॉर्क निकालना है, तो आप कहते हैं सो TA इज इक्वल इन टू क्या हो जाएगा, EB IA मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 2πN। बस यहाँ पर आप सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो EB अपन ने निकाला है 236, IA की वैल्यू कितना दे रखा है 60 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 60, 230 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई, अपने पास यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास वैल्यू आ गया किसका, दिस इज 1000 स्पीड 1000। तो जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो टॉर्क आता है TA, उसकी वैल्यू निकल के आती है जो कि टोटल टॉर्क है, ये हो जाएगा 135.28 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, न्यूटन मीटर। ये पहला जवाब अपन कह सकते हैं इसका, पहले पॉइंट का। लेकिन साथ साथ अपन कहें तो हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लें किसको, जिसकी जरूरत है अपने को EB इंटू IA। किसकी बात कर रहे हैं हम, PA। हम कहेंगे यहाँ पे क्यों ना PA भी निकाल के रख लो, आगे जरूरत पड़े आर्मेचर की पावर की। तो EB इंटू IA में क्या होगा, 236 इंटू IA कितना था 60, 236 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14160। 14160 ये अपने पास वॉटेज में पता है।
ये डेवलप्ड पावर है किसका, आर्मेचर का। ना आगे बढ़ते हैं इससे। अब फर्स्ट पॉइंट में आपको पूछा था टोटल टॉर्क, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं टी ए की वैल्यू। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि आप शाफ्ट टॉर्क निकाल दीजिए। किसकी वैल्यू कह रहा है, शाफ्ट टॉर्क, जिसे अपन ने यूजफुल टॉर्क लिखा है। तो यहां से इसको लिखते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट पे। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट पॉइंट। सो नाउ सेकंड वन। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर। तो आपसे बोला गया है बी निकाल दीजिए आप, बी की वैल्यू। और बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट इज यूजफुल टॉर्क को। अगर मैं कहूँ मुझे यूजफुल टॉर्क की बात कर रहा है, यूजफुल टॉर्क के लिए मैं कह सकता हूँ इट इज, आप कहेंगे दिस इज, इट इज शाफ्ट टॉर्क, इट इज शाफ्ट टॉर्क विच डिपेंड्स, शाफ्ट टॉर्क। और शाफ्ट टॉर्क की सीधी सीधी अपन फॉर्मेशन पे बात करें तो आपको पता है टी शाफ्ट किसके रूप में लिखा जाता है भाई, हाँ भाई टी शाफ्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे पावर पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं चूंकि पी शाफ्ट जो है वो किसके बराबर है, पी आउटपुट के बराबर है। और पी आउटपुट कितना दे रखा है, दिस इज 10 किलोवाट। डन, 10 किलोवाट आपके पास पी आउटपुट है, उसे अपन शाफ्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं पी आउटपुट किसके बराबर होगा, दिस इज टी शाफ्ट मल्टीप्लाइड बाई आपका स्पीड, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहीं पे निकाल देते हैं इसको अपन। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं तो आप कहेंगे सो नाउ, आप लिख सकते हैं पी आउटपुट बराबर होगा किसके, टी शाफ्ट मल्टीप्लाइड बाई टी शाफ्ट मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। स्पीड किसके बराबर होगा, 2 पाई n बाई 60। ठीक, अब यहां से अपने पास पी आउटपुट पता है, टी शाफ्ट पता है, टी शाफ्ट निकालना है, बाकी पैरामीटर सारे के सारे आप यहाँ पे पुट कर दें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इसमें, तो टी शाफ्ट बराबर होगा पी आउटपुट कितना दे रखा है, 10,000, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 2 पाई n, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड यानी कि 1000। इसे जैसे पुट करते हैं अपने पास फाइनली ये वैल्यू निकल के आता है, दैट इज 95.49। सो टी शाफ्ट बराबर हो जाएगा 95.49 न्यूटन मीटर के। ये अपना दूसरा आंसर अपन कह सकते हैं, सेकंड वन। सो बी यूजफुल टॉर्क आ गया, टोटल टॉर्क आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड पॉइंट क्या पूछा इसने, थर्ड पॉइंट यानी सी पूछा इसने, फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स पर पोल। यूजफुल फ्लक्स पर पोल की वैल्यू के लिए हम कहेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है बैक ईएमएफ का, आप जानते हैं ई बी किसके बराबर होता है, दैट इज 5PN/Z अपॉन 60A। यहाँ से हमें केवल और केवल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाई कितना हो जाएगा, रख दीजिए ई बी कितना था 236 मल्टीप्लाइड बाई 60, पैरेलल पाथ कितने हैं 2, और डिवाइडेड बाई आपके पास फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो पोल कितने हैं, कितने पोल का मशीन था, 4 पोल मशीन, 1000 आरपीएम स्पीड है। और ये कंडक्टर्स की वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 560, 560 कंडक्टर। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमने कंडक्टर्स मेंशन नहीं किए हैं, आपको बोला गया इसमें आर्मेचर कंडक्टर्स कितने हैं, ये 560 कंडक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो आप कह सकते हैं एक जेड की वैल्यू अपने पास गिवन है, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, एंड जेड बराबर कितने हैं 560, जेड बराबर 560 कंडक्टर, ये भी अपने को पता है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को जैसे ही मैं पुट करूंगा, इन सब वैल्यूज को जैसे ही मैं पुट करूंगा 560 के बिहाफ पे, यहाँ से अपने पास निकल के आता है फाई का वैल्यू दैट इज 0.01264 वेबर। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कि इसमें 0.01264 और यहाँ से अपने पास फाइनली फाई की वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स कितना हो जाएगा दैट इज 12.001.01264 और यहाँ पे अपने पास 0.1264 मिली वेबर में कन्वर्ट करना चाहो तो यहीं से लिख दीजिए कि फाई की वैल्यू जो बेसिकली 0.012 लिख देते हैं। चलो, सो फाई बराबर 0.012 आपका वेबर, ये अपने पास फाई का आंसर आ गया। यूजफुल फ्लक्स। नाउ डी सेक्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पोर्शन में, तो आप कहेंगे डी पॉइंट पे आपसे बोला है, डी में आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट करके बताइए दैट इज रोटेशनल लॉसेस कितने हैं,
रोटेशनल लॉस की वैल्यू किसके बराबर है। रोटेशनल लॉस कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, इसके लिए सिंपल एक रिलेशन अपने पास है। रोटेशनल लॉस के लिए अपन कह सकते हैं कि जो यूजफुल पावर है आउटपुट, आप कहेंगे रोटेशनल लॉस जो है, चूंकि पी ए आर्मेचर पावर बराबर होगा किसके, पी आउटपुट प्लस आप कहेंगे दैट इज रोटेशनल लॉस या मैकेनिकल लॉस। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर लें कि भाई आपके पास जो रोटेशनल लॉस है वो किसके बराबर हो जाएंगे, पी ए दैट इज पी ए माइनस पी आउटपुट। वैल्यू बताइए, पी ए कितना दे रखा है आपको, 1414160 माइनस 10 किलोवाट यानी 10,000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4160 यानी 4160 वाट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अगर हम इसे कैलकुलेट कर दें नेक्स्ट लाइन में, तो अपने पास एक लाइन का आंसर दिखता है दैट रोटेशनल लॉस और मैकेनिकल लॉस, इसका मतलब अपन कहेंगे कि भाई आपके पास रोटेशनल लॉस जो है वो किसके बराबर हो गए, दैट इज 4.16 किलोवाट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, रोटेशनल लॉस 4.16 किलोवाट है। लास्ट सेक्शन जो इसमें आता है उसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि मशीन की आप क्या कैलकुलेट कर दीजिए, एफिशिएंसी निकाल दीजिए, एफिशिएंसी ऑफ मोटर। एफिशिएंसी ऑफ मोटर के लिए सिंपल रिलेशन अपने पास है दैट नीटा इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन, और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। सो पी आउटपुट तो पता ही अपने पास, और पी इन कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। आप कहेंगे चूंकि पी इन जो है वो किसके बराबर है, V मल्टीप्लाइड बाई आई एल। तो V का वैल्यू तो है 250 वोल्ट और आई एल अभी अपन ने लिखा था 61 एम्पियर, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 61, यहाँ से अपने पास आ गया P इनपुट पावर, ये किस में आ गया भाई, वोल्टेज में, और आउटपुट आपको पता ही है, एंड P आउटपुट आपको पता ही है कितना दे रखा है 10 किलोवाट, तो 10,000 वाट अपने पास आउटपुट है। इन दोनों के बिहाफ पे अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी क्या होगा, तो सीधा सीधा आप इस वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं। सो आप कहेंगे नाउ एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल इनटू आउटपुट पावर कितना है, दैट इज 10,000 अपॉन आप कह सकते हैं 250 इंटू 61, 250 इंटू 61 मल्टीप्लाइड बाई अगर 100 कर दूं परसेंटेज में, तो अपने पास वैल्यू निकल के आता है दैट इज 65.57%। तो आप कह सकते हैं दिस वन इज द फाइनल आंसर। ये अपना फिफ्थ पार्ट इसका एफिशिएंसी। तो जितने भी सेक्शन इसमें पूछे गए थे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, टॉर्क, टोटल टॉर्क, यूजफुल फ्लक्स पर पोल, रोटेशनल लॉस और एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो इसमें टास्क है आपका, ये दो क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे देना है। ये है आपका असाइनमेंट। यहाँ पे आपको दे रखा है 10 kVA 2500 250 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, गिव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। आपको दो टेस्ट के रिजल्ट बता रखे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिजल्ट। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट हाफ लोड एंड पॉइंटेड पावर फैक्टर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट पॉइंटेड पावर फैक्टर एंड रेगुलेशन एट रेटेड लोड एंड पावर फैक्टर एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। आपको इन तीनों का आंसर कैलकुलेट करना है। यह आपके 15 मार्क क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। सो इस असाइनमेंट को आपको टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, एसएससी जेईई में आपका मेंस का पेपर कैसा जा रहा है, कैसी तैयारी करें उसको। अगर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप इस मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल हैं। इन सब सेंटर्स पर आपके ऑफलाइन अवेलेबल है और बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके लिए डिटेल्ड जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी मिलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इसी सीरीज में। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.